हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये है 2021 का। ठीक है, 2021 में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊँगा एक एक करके। तो देखिए, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है कि नेम एनी टू एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेंशन वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, मतलब हम लोग को दो ऐसे एंजाइम के नाम बताने हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब उसकी सहायता होती है। एंड मेंशन वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम, और उसके फंक्शन को एक एक फंक्शन को हम लोग को बताने हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहला जो इसका एंजाइम है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इसका फंक्शन क्या है, तो ये देखिए इसका फंक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रेगमेंट। मतलब ये जो है डीएनए को फ्रेगमेंट में कट कर देता है। ठीक है, डीएनए को क्या करता है, फ्रेगमेंट में कट कर देता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डीएनए को कट कर देता है। समझ गए। अब है दूसरा हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड है डीएनए लाइगेज क्या करता है, फ्रेगमेंट को जोड़ता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, फ्रेगमेंट में तोड़ देता है डीएनए को। ठीक है, लेकिन डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये फ्रेगमेंट को जोड़ देता है। समझ गए, ये दोनों में अंतर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज में। डीएनए का अगर आप लोग को फुल फॉर्म में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग, मैं बता देता हूँ एक बार। क्या होता है फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, व्हाट आर मेन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थ्रू दिस टेक्निक। मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है और इस टेक्निक से प्लांट को प्रोड्यूस करने में क्या एडवांटेज है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स ऑफ टिश्यू इन शॉर्ट ड्यूरेशन ईच ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, मतलब थाउजेंड ऑफ प्लांट के टिश्यू को क्या करता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय में ही ये प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि थाउजेंड ऑफ प्लांट के हज़ारों टिश्यू, ठीक है, कुछ समय के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। ठीक है, और माइक्रो प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो इसका एडवांटेज होगा कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम ही समय में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ए टाइपिकल एंटीबॉडी। मतलब टाइपिकल एंटीबॉडी का हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी एकदम साफ सुथरा नीट क्लीन रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये है टाइपिकल एंटीबॉडी। ठीक है, ये क्या है, टाइपिकल एंटीबॉडी। इसका डायग्राम ये रहा, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है ये है एंटीजन बॉन्डिंग साइट। ठीक है, ये दोनों क्या है, एंटीजन बॉन्डिंग साइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक यह है वेरिएबल, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह है कांस्टेंट। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो ये चेन है यहाँ से यहाँ तक का चेन, ये चेन है लाइट चेन। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक का ये चेन होगा ये हो जाएगा हेवी चेन। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एंटीजन। ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। इधर हो जाता है एंटीजन बॉन्डिंग साइट। उसके बाद ये हो जाता है लाइट चेन, ये क्या हो जाता है, लाइट चेन। उसके बाद ये देखिए ये हो जाता है हेवी चेन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हेवी चेन। अब है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। उसके बाद राइट डाउन द नेम एंड स्पेसिसिटीज ऑफ 2 सच हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके नाम लिखने हैं, इंडिया के 2 हॉटस्पॉट के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझते हैं क्या होता है। तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट refer to an area where at least 1500 vascular plants which are endemic
and that area have lost at least 70% of their original habitat। मतलब वैसा एरिया जहाँ पर क्या हो, कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट हो, ठीक है, 1500 वैस्कुलर प्लांट हो, और उसमें से क्या हो, इंडेमिक हो, मतलब कि वो प्लांट सिर्फ उसी जगह में पाया जाता है जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस एरिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसी एरिया में सिर्फ वो वैस्कुलर प्लांट रहना चाहिए, समझ गए। और उसके बाद क्या है, और उस एरिया का क्या होना चाहिए, 70% जो है ओरिजिनल हैबिटेट वो लॉस्ट हो चुका, मतलब विलुप्त हो चुका हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला तो क्या होना चाहिए, 1500 वैस्कुलर प्लांट होना चाहिए, वो भी इंडेमिक, मतलब उसी खास जगह पर पाया जाता हो, और उसके बाद 70% जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस्ट हो चुका हो, मतलब गायब हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, ठीक है। और हम लोग इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो पहला देखिए है द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसके बाद द हिमालयाज, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड, ठीक है, सुंदरलैंड, ये चारों हैं, क्या क्या हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, सुंदरलैंड, ठीक है। अब है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग बताना है, ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो देखिए इन दिस प्रोसेस ओवा फ्रॉम द वाइट फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड मेल डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन लैब। क्या हुआ इसका मतलब कि वाइफ जो है, ठीक है, फीमेल, उसके ओवम को और मेल के स्पर्म को क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो दोनों को क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद एक दूसरे से फर्टिलाइज करवाते हैं, किसमें, लैब में, ठीक है, लैब में फर्टिलाइज कराएंगे, उससे क्या होगा, एक क्या है, स्टिमुलेटेड कंडीशन, मतलब एक अच्छे कंडीशन पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, समझ गए। उस बेबी को लैब में ही रखा जाता है शीशे के अंदर पैक करके, ठीक है, ताकि उस पर किसी प्रकार का प्रेशर या फिर टेम्परेचर का असर ना पड़े, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ क्या है, जेरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, जेरोफाइटिक प्लांट के इकोलॉजिकल एडेप्टेशन को हम लोग को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, मतलब इसका वर्णन करना है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट। तो आइए देखते हैं क्या होगा एडेप्टेशन ऑफ क्या है, जेरोफाइटिक प्लांट्स। तो इसका पहला पॉइंट है टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन एंड मैक्सिमाइज वाटर कन्वर्सेशन, ठीक है। ये एडेप्टेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होगा इसमें मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, मतलब ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लो हो जाएगा, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम। अब देखिए दूसरा क्या है, थिक कटाइल ऑन लीफ सरफेस संकेन, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पत्ते पर जो है छोटे छोटे जो है उभार आ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे पत्ते पर, ठीक है, पत्ते के सरफेस पर। और देखिए ये क्या है, अपुंचिया हैज नो लीफ दे रिड्यूस स्पाइन, मतलब अपुंचिया जो है उसके पास लीव्स नहीं होगा, ठीक, उसके पास लीव्स नहीं होगा, और वो जो है स्पाइन जो प्रोसेस है उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस में रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए कि क्या है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट। नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो। यहाँ पर जो दोस्तों एपुंचिया है एक पेड़ है, ठीक है, एक पौधे का नाम है, समझिए, इसके पास क्या है, लीफ नहीं होता, और ये कौन सा प्रोसेस करता है, ये करता है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये किसका एग्जांपल है, जेरोफाइटिक प्लांट का, समझ गए, क्या है एपुंचिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा एपुंचिया के नाम से, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज एमीबिएसिस, ठीक है, एमीबिएसिस क्या है, उसके बाद नेम इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा, इसका काउज किस ऑर्गेनिज्म से होगा, उसका नाम लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, मतलब इस डिजीज के सिम्टम्स को बताने हैं, मतलब इस डिजीज के क्या क्या लक्षण होंगे उसको बताने हैं। तो देखिए क्या होता है एमीबिएसिस, तो एमीबिएसिस इज एन इन्फेक्शन
caused by a certain amoeba called, इस अमीबा का नाम क्या है? इंटामोबिया, ठीक है, इंटामोबिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है, क्या नाम है? इंटामोबिया हिस्टोलाइटिका, यह है साइंटिफिक नेम। ये एक क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया या फिर ये एक तरह का अमीबा है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, ये एक तरह का अमीबा है जिसके द्वारा क्या होता है? एमीबिएसिस, ठीक है। एमीबिएसिस क्या है? एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना? इसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म के नाम क्या हो जाएंगे? इंटामेबिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम्स हो जाएगा कंस्टिपेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन मतलब हो जाएगा कब्ज, ठीक है, कब्ज हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, ठीक है, एब्डोमिनल पेन मतलब हो गया पेट में दर्द। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट मतलब जो है खून का जो है थक्का बनना बंद हो जाता है और एक्सेस बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है, यही इसका क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। पहला क्या है? कब्ज, उसके बाद एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, उसके बाद खून का बहना, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एमीबिएसिस का ये लक्षण हो जाता है, समझ गए। और खून का थक्का किससे बनता है दोस्तों? तो वो जमता है प्लेटलेट्स के द्वारा, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी में है तो उसी से खून का थक्का बनेगा, ठीक है। और उस जगह पे जहाँ पर हम लोग को चोट लगती है वहाँ से खून कम निकलता है, थोड़ा देर के बाद बंद हो जाता है, समझ गए। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन, व्हाट आर एलर्जी, ठीक है। एलर्जी क्या होता है? डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स इन ब्रीफ। एलर्जी क्या होता है? उसके बाद इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण को हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए एलर्जी क्या होता है? ए कंडीशन इन विच आवर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू ए फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? फॉरेन सब्सटेंस को रिएक्ट करता है, मतलब जो नया सब्सटेंस है, मतलब नया जो पार्टिकल है, जैसे आपको किसी चीज़ को खाने कहा जाएगा तो आपको उससे अगर एलर्जी है, मान लीजिए कि आपको किसी को क्या होता है कि गेंदे के फूल से एलर्जी है, ठीक है, तो वो अगर गेंदा को फूल के उसके पास आएगा तो वो क्या करेगा? छींकने लगेगा या फिर खांसने लगेगा या फिर हो सकता है उसके आँख से पानी निकलने लगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है? एलर्जी के सिम्टम हो जाते हैं। एलर्जी का सिम्टम क्या हो जाएगा? वाटरली आई स्नीजिंग मतलब आँख में पानी हो जाएगा और आँख लाल भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका एलर्जी का सिम्टम्स है, समझ गए। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन टिक मार लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2017 में भी देखा है। ये क्या है? ये 2021 का है, तो इसके पिछले से जो क्वेश्चन है, जैसे कि 2017 में ये क्वेश्चन मिला है मुझे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बैंक देखा है तो उसमें 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आइए इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इट सप्लाइड ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यू, मतलब ये जो है सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कौन? ब्लड, ठीक है। ब्लड सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इट सप्लाइज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सेल सच एज एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, मतलब ये एमिनो एसिड और ग्लूकोज को क्या करता है? हमारे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट्स रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, मतलब ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देता है, मतलब हमारे बॉडी के लिए जो हार्मफुल मटेरियल है वो सबको रिमूव करता है। क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। और इट्स वाइट ब्लड सेल, मतलब WBC हैव एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। WBC क्या करता है? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। इसके पास एंटीबॉडी होता है, WBC के पास एंटीबॉडी होता है जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, इट रेगुलेट्स आवर एसिडिटी लेवल, ठीक है, मतलब ये हमारे एसिडिटी लेवल को, एसिडिटी को रेगुलेट, कंट्रोल करके रखता है। ऑक्सीजन का ये सब काम है, ये पाँचों पॉइंट अगर आप लोग लिख लेते हैं एग्जाम में, अगर ये पाँचों भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये वैसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएगा।
4 पॉइंट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके इफेक्ट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, इसके इफेक्ट को बताना है। तो आइए इसकी डिफिनीशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन etc लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और इसके बाद भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो क्या होते हैं, उसका जो लेवल है इंक्रीज होने लगता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसका लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने लगता है, उसके कारण से क्या हो जाता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और अर्थ हीट होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं अब हम लोग। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द पोलर आइस कैप्स विल मेल्ट। मतलब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा तो पोलर आइस कैप मतलब ग्लेशियर जो है वो सारा पिघल के क्या हो जाएगा, हमारे कोस्टल एरिया पर आ जाएंगे और जो कोस्टल एरिया है मतलब समुद्र के निकट जो एरिया है उसको क्या कर सकते हैं, वो डुबा सकते हैं। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दोस्तों अगर पूरा ग्लेशियर पिघल जाए अर्थ का तो क्या होगा, जो भी हमारे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया को छोड़िए पूरा अर्थ जो है वो पूरा जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके उतना रोका जाए, इससे हमारा पर्यावरण सेफ रहेगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए। अगर आप लोग एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदला 2 पेड़ लगाइए। ठीक है, यही सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या से अपने दुनिया को बचा सकते हैं। समझ गए दोस्तों, इस मैसेज को आप लोग जितना पहुंचा सकते हैं, जितना अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सभी मिलकर इस समस्या का हल निकालिए। और इसके दूसरा क्या हो जाएगा इफेक्ट, तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर रेन नॉट हैपेंस इन टाइम एंड काउजेड ड्राउट। मतलब टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा इसके कारण क्या होगा, वर्षा समय पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वर्षा समय पर अगर नहीं हुआ तो फसल नहीं हो पाएगा, उसके बाद फसल नहीं होगा तो अनाज नहीं हो पाएगा, हम लोग तब खाना क्या खाएंगे। समझ गए, मतलब हम लोग को अकाल आ जाएगा, भूखमरी का शिकार होने लगेंगे हम लोग इसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये जो है सुखाड़ ला देगा, मतलब चारों तरफ सुखाड़, धरती सूख जाएगा, सूख कर फट जाएगा। समझ गए। और उसके बाद दिस इफेक्ट कॉज सेवियर हीट वेव्स में लीड टू डेथ एंड इलनेस। मतलब इसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट का जो इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसका हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा बॉडी जो है वो काला हो जाएगा। ठीक है, सेवियर हीट मतलब कुछ हीट के कारण जो है वो हमारा बॉडी काला हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर और बढ़ा तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे के कारण, और हमारा मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, हमारी डेथ भी हो सकती है। समझ गए आप लोग क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और इसके इफेक्ट। आई होप कि आप लोग ये मैसेज को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्किल में अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे हम लोग 20 तक। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक करेंगे, उसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर, उसके बाद फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव। समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।